नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा कविता क्या है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो निबंध दिया हुआ है कविता क्या है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपके जो स्नातकोत्तरीय सिलेबस दे रखा है, यानी स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम दे रखा है, उसमें आपके एक टॉपिक दे रखा है कविता क्या है। तो मित्रों, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 4 अक्टूबर 1884 को अगोना जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, कविता क्या है निबंध पहली बार किस निबंध संग्रह में प्रकाशित हुआ? कविता क्या है निबंध पहली बार किस निबंध संग्रह में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा विचार विथि में। अगला प्रश्न, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा रस दशा। मित्रों, यहाँ से दो प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहे हैं और ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। कि देखो, पहला प्रश्न बन सकता है कि आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान दशा। और फिर दूसरा प्रश्न बनेगा हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा। और दोनों को अगर सम्मिलित करके भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अगला प्रश्न, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे क्या कहते हैं? यानी हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जिन शब्दों का विधान करती आई है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कविता। अगला प्रश्न, हृदय की मुक्ति की साधना क्या कहलाती है? हृदय की मुक्ति की साधना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाव योग। मित्रों, मनुष्य के हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों से व्यक्ति अगर मुक्त होना चाहता है, या हृदय में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर विचारधारा पनप रही हो, उपज रही हो, और वह उनसे मुक्त होना चाहता है, तो वह साधना जो होती है उसे क्या कहते हैं? भाव योग। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर कौन ले जाती है? कि मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठा करके लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाने का कार्य कौन करती है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता। अगला प्रश्न, वन, पर्वत, नदी, निर्झर, वृक्ष आदि काव्य के संबंध में किस रूप में हैं? यानी वन, पर्वत, नदी, निर्झर, वृक्ष आदि काव्य के संबंध में किस रूप में हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सहचर के रूप में। अगला प्रश्न, क्रोध, घृणा, लोभ आदि भावों को बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? यानी क्रोध, घृणा, लोभ आदि भावों को बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अरूपराग। मित्रों, याद रखिएगा कि बौद्ध दर्शन में अरूपराग का मतलब है कि विषय वासनाओं से जो चीज़ हमें जोड़े रखती है उसे बोलते हैं अरूपराग। और अगर मनुष्य की विषय वासनाओं से, जैसे लोभ, घृणा, मोह, इनसे अगर उसकी विरक्ति हो जाती है तो उसे बोलते हैं रूपराग। लेकिन अगर मनुष्य इसी में लिप्त रहता है तो आदि भावों को अरूपराग कहा जाता है। अगला प्रश्न, ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे,
त्यों त्यों किसकी आवश्यकता बढ़ेगी, कि ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों किसकी आवश्यकता बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर होगा कविता की। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने काव्य दृष्टि के कितने रूप बताए हैं। आचार्य शुक्ल ने काव्य दृष्टि के कितने रूप बताए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 3 रूप। और मित्रों याद रखिएगा कि काव्य दृष्टि के जो 3 रूप हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो रूप है नर क्षेत्र, दूसरा है बाह्य सृष्टि और तीसरा है समस्त चराचर। अगला प्रश्न, संसार में अधिकतर कविताएं किस क्षेत्र में हुई है। संसार में अधिकतर जो कविताएं लिखी गई है या जो अधिकतर कविताएं रचित है वह किस क्षेत्र में रची गई है। तो इसका सही उत्तर होगा नर क्षेत्र में। अगला प्रश्न, श्रृंगार के उद्दीपन रूप में रति भाव किसमें होता है। श्रृंगार के उद्दीपन में रति भाव किसमें होता है। तो इसका सही उत्तर होगा नायक नायिका के प्रति, यानी श्रृंगार में जो उद्दीपन का रूप होता है वो नायक नायिका में होता है। अगला प्रश्न, किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण कितने प्रकार से होता है। यानी किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण कितने प्रकार से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 प्रकार से, एक बिंब ग्रहण के द्वारा, दूसरा अर्थ ग्रहण के द्वारा। अगला प्रश्न, मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का दर्शन किसमें मिलता है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का दर्शन किसमें मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा कुमार संभव व रघुवंशम में। और मित्रों ये दोनों कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत का वह कवि, मित्रों यहाँ पर कवि शब्द है, संस्कृत का वह कवि जो अपने मार्मिक एवं तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के कवियों में खालिस्तान की दृष्टि से सामान्य चिर, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त शब्द है। यानी संस्कृत के कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य चिर, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर भावों की ओर रहती थी। तो मित्रों यहाँ पर जो खालिस्तान है यहाँ वर्ड्सवर्थ शब्द आएगा। अगला प्रश्न, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति से ढूंढा करते हैं उनमें कमी रहती है। यानी जो अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति से ढूंढा करते हैं उनमें किसकी कमी रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा रागात्मक तत्व की, अर्थात उनमें प्रेम तत्व की कमी होती है। अगला प्रश्न, वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे। यानी वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। आचार्य शुक्ल ने निबंध में ये किसके बारे में कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा पुरानी छत पर उगी हुई घास के बारे में। अगला प्रश्न, कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं। कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता हुआ बढ़ा चला आ रहा है। अगला प्रश्न, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मिकता। अगला प्रश्न, किस बुद्धि के अंतर्गत किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जा सकता है। किस बुद्धि के अंतर्गत किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा जटिल बुद्धि में। अगला प्रश्न, किनमें कर्म की उत्तेजना नहीं होती।
किनमें कर्म की उत्तेजना नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध ज्ञान में। मित्रों, जहाँ पर शुद्ध ज्ञान होता है वहाँ पर कर्म की उत्तेजना कतई नहीं होती है। अगला प्रश्न, अपने भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कौन कर देती है? यानी अपने भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कौन कर देती है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता। अगला प्रश्न, किनकी वृत्तियां स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती? किनकी वृत्तियां स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती? तो इसका सही उत्तर होगा जिनमें काव्य के अनुशीलन से भाव विस्तार विस्तृत हो जाता है, उनकी जो वृत्तियां होती है वो कभी भी स्वार्थबद्ध नहीं रह जाती। अगला प्रश्न, मनुष्य के हृदय में रागात्मक वृत्ति से उत्पन्न हुए भावों को विस्तार करने में सहयोगी वस्तु कौन सी है? कि मनुष्य के हृदय में रागात्मक वृत्ति से उत्पन्न हुए भावों को विस्तार करने में कौन सहयोगी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता। अगला प्रश्न, किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी का हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया हो, उसके हृदय को द्रवित करने वाली वृत्ति क्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता। अगला प्रश्न, हृदय को प्रकृति दिशा में एक चीज ला सकती है, वह कौन सी है? हृदय को प्रकृति दिशा में एक ही चीज ला सकती है, तो वह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता। अगला प्रश्न, जो वस्तु हमसे दूर है उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना क्या कहलाता है? कि जो वस्तु हमसे दूर है उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपासना। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के सामीप्य का अनुभव उपासना कहलाता है, तो साहित्य में इसे क्या कहेंगे? यानी किसी वस्तु के सामीप्य का अगर अपने हृदय में हम अनुभव करते हैं तो वह उपासना कहलाती है, लेकिन साहित्य में इसी उपासना को क्या कहा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा भावना। अगला प्रश्न, भावों के परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? भावों के परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पना। अगला प्रश्न, किसी कविता या सरस युक्ति को पढ़कर हृदय में मार्मिकता उत्पन्न हो, इसके लिए आवश्यक है? यानी किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़कर हृदय में मार्मिकता उत्पन्न हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पना का शक्त होना। अगला प्रश्न, कल्पना कितने प्रकार की होती है? कल्पना कितने प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 प्रकार की। और मित्रों याद रखिएगा कि जो कल्पना 2 प्रकार की होती है उसमें एक विधायक कल्पना, दूसरी ग्राहक कल्पना। जो कवियों में कल्पना होती है उसे विधायक कल्पना कही जाती है, और श्रोता या पाठक में जिस कल्पना का विकास होता है या जो कल्पना विद्यमान रहती है उसे ग्राहक कल्पना कहा जाता है। अगला प्रश्न, जहां कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहां पाठक या श्रोता को अपनी तरफ से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है, यह किस प्रकार की कल्पना होती है? तो मित्रों हमने पहले चर्चा की कि कवि शब्द के अगर कवियों में कौन सी कल्पना विधायक कल्पना पाई जाती है, और श्रोता और पाठक अगर किसी प्रकार से कोई भी कल्पना करता है तो वो ग्राहक कल्पना होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्राहक कल्पना। अगला प्रश्न, केवल आनंद पहुंचाना ही कविता का उद्देश्य हुआ तो कविता मानी जाएगी? केवल आनंद पहुंचाना ही कविता का उद्देश्य हुआ तो कविता मानी जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा विलासिता की वस्तु। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के कुतूहल को बताया है। आचार्य शुक्ल के कुतूहल को बताया है, तो इसका सही उत्तर होगा बाल वृत्ति। अगला प्रश्न,
तू जो कहीं सखी लोनो स्वरूप मोसो अखियन को लोनी गई लगी। कविता क्या है? निबंध में आई यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा द्विज देव के द्वारा। अगला प्रश्न, डासत ही गई बीती निशा सब, कबहुन नैनाथ नींद भर सोयो। कविता क्या क्या है? निबंध में यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास की। अगला प्रश्न, किस प्रकार के सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है? किस प्रकार के सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाद सौंदर्य से। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।